हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। बच्चों, इस समय हम यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए आर.एस. अग्रवाल की किताब की सोल्यूशन क्लास चला रहे हैं। पिछली दो क्लासेस में हम औसत चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज पुनः हम आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे पिछली क्लासेस नहीं अटेंड कर पाए हैं वो जाकर वीडियो देख लेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 28 तक का सलूशन किया है। आज क्वेश्चन नंबर 29 से आगे बढ़ेंगे। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी इस क्लास के माध्यम से कर सकते हैं। और पूर्व में मैं बता चुका हूं कि यदि आप आर.एस. अग्रवाल की किताब के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपके सारे टाइप्स मैनेज हो जाएंगे और इसका आपको यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में भरपूर लाभ मिलेगा। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 29 और उसके आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप कमेंट के माध्यम से जहां आपको कोई समस्या होती है अवगत हमें करा सकते हैं। अगर किसी प्रकार के क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि वो आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो हम दूसरे तरीके से उसका सलूशन आपको बताएंगे। हमारा पूरा प्रयास है कि बात हमारी आपको समझ में आए और आप यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा क्वालिफाई करें। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है, किसी कक्षा के 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। ध्यान समझेंगे, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। उत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 था। तो कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए। यहां पर देखिए, कक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत हमें मालूम है और साथ ही साथ पूरी कक्षा का औसत मालूम है। तो यहां पर हम पूरी कक्षा का औसत रखकर हम उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात पता कर सकते हैं मिश्रण के नियम से। यहां 35 में से 15 घटा देंगे 20 और इसी प्रकार 39 में से 35 घटाएंगे 4। यहां डिवीजन करेंगे, 4 इकाई 4 और 4 पचे 20। तो यहां उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का जो अनुपात हुआ 5 संबंध 1। आप ध्यान समझेंगे, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अनुपात यहां लिख लेंगे 5 संबंध 1। अनुपाती योग करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब हमें कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या निकालनी है। तो यहां प्रश्न में कुल छात्रों की संख्या 120 दिया गया है और 120 का हम 5/6 वैल्यू ले लेंगे तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या मालूम हो जाएगी। 6 इकाई 6, 6 दूना 12, 20 पंजे 100। इस प्रकार से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 100 होगी। यदि प्रश्न में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछी जाती तो कुल संख्या 120 का 1/6 वैल्यू हम लेते। और यहां हमें मालूम भी हो रहा है कि जब हमने उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 100 निकाली है तो टोटल 120 छात्र थे, तो अनुत्तीर्ण की संख्या 20 होगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आप सलूशन आसानी से कर सकते हैं। मिश्रण का नियम अप्लाई करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब का क्वेश्चन नंबर 30 जो दिया गया है उसमें दिया गया है, किसी परीक्षा में छात्रों एवं छात्राओं का औसत प्राप्तांक 71 व 73 है। 71 औसत प्राप्तांक छात्रों का है और 73 औसत प्राप्तांक छात्राओं का है। ध्यान समझेंगे, यदि समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8 हो, अर्थात परीक्षा में जितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए हैं सबका औसत प्राप्तांक 71.8 है, तो छात्रों एवं छात्राओं का अनुपात बताइए। यहां भी मिश्रण का नियम हम लगा लेंगे। यहां पे आप अंतर करेंगे, 71.8 में से 71 घटाएंगे तो 0.8 और यहां 73 में से 71.8 घटाएंगे तो 1.2। यहां पे छात्रों एवं छात्राओं का अनुपात हम पता करेंगे। ध्यान समझेंगे, तो छात्रों की संख्या बटे छात्राओं की संख्या, छात्रों एवं छात्राओं का अनुपात निकालना है तो छात्रों की संख्या बटे छात्राओं की संख्या। यहां पर 1.2 बटे 0.8, यहां दशमलव हटा के डिवीजन कर देंगे, 4 तिया 12, 4 दूना 8। इस प्रकार से छात्रों एवं छात्राओं की संख्या में 3 संबंध 2 का अनुपात होगा। आसानी से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 30 था। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब का जो क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें दिया गया है 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। यदि 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है, इनका योग हम बता सकते हैं। 4 पचे 20, 4 दूना 8, 2 10 और 4 सत्ते 28 और 1 29, एक प्लेस बाएं दशमलव यहां लगा देंगे 290। आगे प्रश्न दिया गया है इन 4 धनात्मक पूर्णांकों में जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा धन पूर्णांक है वो मालूम है। सबसे बड़ा 117 है और सबसे छोटा 15 है। तो अगर सबसे बड़ा 117 है, सबसे छोटा 15 है, तो इन दोनों का योग कर लेंगे तो 7 5 12 और यहां 1 1 2 और 1 3, वैल्यू 132 होगा। इसका मतलब सबसे बड़ा और सबसे छोटा धन पूर्णांक जोड़ने पर 132 हो रहा है। इन दोनों का योग हम घटा दें 4 के योग में से, तो शेष जो दो धन पूर्णांक बचते हैं उनका योग हम बता सकते हैं। अगर शेष दो जो धन पूर्णांक है उन्हें हम x और y माने, तो इनका योग हम बता सकते हैं। यहां 10 में से 2 घटाएंगे 8 और यहां पर 8 में से 3 घटाएंगे 5 और यहां 2 में से 1 घटाएंगे 158। आगे प्रश्न दिया गया है शेष दो धन पूर्णांकों का अंतर दिया गया है 12। तो जो दो शेष धन पूर्णांक है उसमें बड़ा धन पूर्णांक पूछा गया है। जब दो संख्याओं का योग हमें मालूम हो और उनका अंतर मालूम हो तो बड़ी संख्या हम बता सकते हैं। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, अर्थात शेष दो धन पूर्णांकों में जो बड़ा धन पूर्णांक है उसे हमने x माना है और छोटे वाले को y, तो बड़े वाले का मान निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। 8 2 10, यहां 5 1 6 और 1 7, यहां पर 1/2 डिवीजन करेंगे 2 8 16, 1 बचा, 2 5 10। तो शेष दो धन पूर्णांकों में जो बड़ा धन पूर्णांक है उसकी वैल्यू 85 होगी। आसानी से इस प्रश्न को आप लगा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब का क्वेश्चन नंबर 33 जो दिया गया है, इसमें दिया गया है यदि a तथा b का औसत, ध्यान समझेंगे, यदि a तथा b का औसत a पावर n प्लस 1 b पावर n प्लस 1 बटे a पावर n प्लस b पावर n हो तो n का मान बताइए। तो हमें मालूम है a और b का औसत a प्लस b बटा 2 होता है। यहां n की कौन सी वैल्यू हम सेट कर दें कि ये चेंज होकर ab का औसत अर्थात a प्लस b बाई 2 बना दे। तो यहां पर आप ध्यान समझेंगे n की वैल्यू रखना पड़ेगा। 0 लेकर 1 2 3 इस प्रकार से लेकर सेट करना पड़ेगा। तो आइए अभी हम n बराबर 0 लेते हैं। अगर n बराबर 0 रखेंगे यहां पर तो यहां क्या हो जाएगा, a पावर 0 प्लस 1 प्लस b पावर 0 प्लस 1 बटे a पावर 0 प्लस b पावर 0। अब यहां पर हम वैल्यू देखेंगे, a पावर 0 प्लस 1 का मान a होगा, b पावर 0 प्लस 1 का मान b होगा और a पावर 0 का मान 1 होता है, b पावर 0 का मान 1 होता है, दोनों जोड़ेंगे 2। इस प्रकार से यहां पे नीचे 2 हो जाएगा और ऊपर a प्लस बी होगा। इसका मतलब n बराबर हमें 0 रखने पर ए बी का औसत a प्लस बी बाई 2 मिल जाएगा। तो यहां आंसर हम करेंगे n बराबर 0। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब का क्वेश्चन नंबर 34 है जो उसमें दिया गया है यदि ए बी तथा सी का औसत m हो और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत बताओ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न पेपर में रख सकता है। हमें मालूम है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत जब निकालेंगे तो हम तीनों का योग करके इनकी संख्या से भाग करेंगे 3 से, अर्थात ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 3 होगा। ये औसत हमने किसका लिखा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत। अब यहां पर हमें अलजबरा का फार्मूला यूज करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फार्मूला क्या है बता रहे से आप याद रखिए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। यहां नीचे बटे 3 कर देंगे। अब यहां ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू सेट कर देंगे। तो यहां पर ए बी सी का औसत अगर m है तो a प्लस बी प्लस सी का योग 3m होगा, क्योंकि औसत में हम संख्या से गुणा करके योग लिखते हैं। तो यहां 3m कर लेंगे। तो ये 3m का स्क्वायर माइनस ए बी बी सी और सी ए का यहां योग 0 दिया गया है, तो 2 गुणे 0 बटे यहां वैल्यू बटे 3 कर लेंगे। अब यहां इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 3m का स्क्वायर 9m स्क्वायर और यहां पे वैल्यू 0 हो जाएगी बटे 3। डिवीजन करेंगे तो यहां पे आंसर 3 3 जा 9 अर्थात 3m स्क्वायर होगा। इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब का जो क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें दिया गया 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि 5 संख्याओं का औसत 18 है तो इनका योग 90 होगा। 18 पचे 90। एक संख्या छोड़ दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। अगर एक संख्या हम कम कर देंगे 4 संख्या हो जाएंगी। औसत अगर 16 हो जाता है तो योग हो जाएगा 16 चौका 64। यदि 90 से योग 64 पे आ गया तो जो संख्या हमने छोड़ी है वो बता सकते हैं। यही प्रश्न में पूछा गया है। यहां 90 में से 64 घटा लेंगे तो छोड़ी गई संख्या मालूम हो जाएगी। 10 में से 4 गया 6 और यहां पर 8 में से 6 गया 2। तो इस प्रकार से छोड़ी गई संख्या हमने पता कर लिया 26 होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब का जो क्वेश्चन नंबर 36 है उसमें दिया गया है एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। यदि 7 माह की औसत मासिक खपत 110 लीटर है तो 7 माह में जो पेट्रोल टोटल खपत होगा 11 सत्ते 77 770 लीटर होगा। 7 माह में टोटल पेट्रोल जो खपेगा वो 770 लीटर खपेगा। आगे प्रश्न में चलते हैं। अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर है। अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर है तो अगले 5 माह में जो पेट्रोल खपेगा वो हम बता सकते हैं। यहां 5 6 30 और यहां 5 8 40 3 43 430 लीटर। इस प्रकार 7 5 12 माह का जो हमने खपत निकाला पेट्रोल का जोड़ लेंगे। 0 7 3 10 और 7 4 11 1 12 1200 लीटर। तो यहां प्रश्न में पूछा गया है पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी है। वर्ष का मतलब 12 माह की। तो यहां औसत निकालने के लिए वर्ष की मासिक खपत की औसत निकालने के लिए 1200 में 12 माह से भाग कर देंगे। तो यहां पर 100 लीटर अर्थात वर्ष की औसत मासिक खपत 100 लीटर होगी। तो आसानी से इस प्रश्न को आप लगा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब का जो क्वेश्चन नंबर 37 है इसमें दिया गया है एक वर्कशॉप के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 है। अर्थात वर्कशॉप में जितने कर्मचारी हैं उनका औसत वेतन 8000 रुपए है। आगे प्रश्न दिया गया है 7 अभियंताओं, ध्यान समझेंगे, 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12000 रुपए और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 रुपए है। तो इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या बताइए। तो वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 है
उसमें 7 अभियंता है और शेष कर्मचारी हैं। शेष कर्मचारी हैं, अभियंताओं की संख्या 7 है, बाकी सब शेष कर्मचारी हैं और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 है। 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12000 है। वर्ग 7 में जितने कर्मचारी हैं सबका औसत वेतन 8000 है। तो यहां पर हम 7 अभियंताओं और शेष कर्मचारियों के वेतन का अनुपात बता सकते हैं। यहां पे सबका औसत वेतन रखकर मिश्रण का नियम लगा देंगे। 8000 में से 6000 घटा दीजिए 2000, 12000 में से 8000 घटा दीजिए 4000। यहां डिवीजन करेंगे 1 संबंधे 2। इसका मतलब एक अभियंता पर शेष कर्मचारियों की संख्या 2 है। तो टोटल 7 अभियंता है। अगर एक अभियंता पर शेष कर्मचारी 2 है तो 7 अभियंता पर शेष कर्मचारी कितने हो जाएंगे? 14। एक अभियंता पर शेष कर्मचारी 2 हैं तो 7 अभियंता पे कितने होंगे? 7 दूना 14। 14 शेष कर्मचारी हो गए और 7 अभियंता इन्हें जोड़ लेंगे तो कुल कर्मचारी कितने हैं वर्ग 7 में हमें मालूम हो जाएगा। यहां कुल कर्मचारी लिख सकते हैं 14 7 21। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब का क्वेश्चन नंबर 38 जो है इसमें दिया गया है 4 कमाने वाले सदस्यों के परिवार की औसत मासिक आय 15,130 रुपए थी। इसका मतलब 4 कमाने वाले परिवार के सदस्य हैं और उनकी मासिक आय 15,130 है। तो उनकी कुल आय जो हो जाएगी यहां गुणा कर लेंगे 4 0 0, 4 3 12 और 4 1 का 4 1 5, 4 5 20 और 4 1 का 4 2 6, 60,520। ये 4 जो सदस्य है परिवार में कमाने वाले उनकी कुल मासिक आय हो गई। अब आगे चलते हैं। इनमें एक पुत्री का विवाह हुआ, वह घर से विदा हो गई। एक पुत्री थी, वह घर से विदा हो गई तो 3 लोग बचे। इससे परिवार की औसत आय घटकर 14,660 हो गई। अर्थात जो 3 लोग बचे इनकी औसत आय 14,660 हो गई। तो अब परिवार की जो आय है टोटल वो हम पता कर लेंगे। यहां 0, 6 3 18, 6 3 18 19, 4 3 12 13 और 3 1 का 3 और 1 4। तो जो विदा हो गई पुत्री जो विवाहित थी उसकी आय कितनी है हम बता सकते हैं। तो पुत्री की आय यहां पे जब 4 लोग थे टोटल आय 60,520 थी। जब 3 लोग हो गए पुत्री के विदा होने पर तो आय 43,980 हो गई। तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो पुत्री की क्या आय थी हम बता सकते हैं। यहां 0, 12 में से 8 गया 4, यहां पे 14 में से 9 गया 9 5 14, यहां पे 9 में से 3 गया 6 और यहां 5 में से 4 गया 1, 16,540 रुपए। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब का क्वेश्चन नंबर 39 फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान पर x किमी प्रति घंटे की चाल से जाता है, पुनः बी से ए पर y किमी प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है। पूरी यात्रा की उसकी औसत चाल बताओ। तो पूरी यात्रा की औसत चाल 2xy बटे x प्लस y होती है। जब भी कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर x चाल से जाता है, पुनः दूसरे स्थान से पहले स्थान पर y चाल से वापस आ जाता है, तो उसकी औसत चाल को 2xy बटे x प्लस y से देते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है।
और इस पर प्रतियोगी परीक्षा में हमेशा प्रश्न बना है, हो सकता है यूपीपी के एग्जाम में रख दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब का क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो क्वेश्चन नंबर 39 पर बेस्ड है। एक व्यक्ति कार द्वारा ए नगर से बी नगर तक 63 किमी प्रति घंटे की चाल से जाता है। ध्यान समझना, ए से बी पर 63 किमी प्रति घंटे की चाल से वो गया, पुनः 42 किमी प्रति घंटे की औसत चाल से वापस आ जाता है। लौट आया 42 किमी प्रति घंटे की औसत चाल से। पूरी यात्रा की औसत चाल बताइए। तो अभी हमने बताया पूरी यात्रा की औसत चाल 2xy बटे x प्लस वाई से देते हैं। ये फार्मूला है, इसे आप याद रखेंगे। यहां 2x जाने की चाल, y आने की चाल बटे x प्लस वाई दोनों का योग, तो 3 2 5 और यहां 6 4 10 105। यहां पर हम डिवीजन करेंगे, तो आइए देखिए डिवीजन किससे होता है। तो यहां 105 है, यहां 63 है, यहां 42 है। 105 किस पहाड़े में आता है? 7 के। 7 इकाई 7 3 7 5 35 7 9 63। आगे बढ़ते हैं, पुनः 3 5 15 3 3 9। पुनः आगे बढ़ते 3 दूना 6 6 दूना 12 और 6 6 24 और 1 25 252 बटा 5। 252 में 5 से डिवीजन करेंगे तो यहां 5 5 25। आगे आप देखिए 5 5 25 हो गया, 0.5 20 50.4 किमी प्रति घंटा उस व्यक्ति की औसत चाल होगी। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 भी सेम टाइप का प्रश्न है, इसे आप सॉल्व कर लेंगे। आर.एस. अग्रवाल की किताब का क्वेश्चन नंबर जो 42 है, इसमें दिया गया है 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में हमें पता चला एक संख्या 48 की जगह हमने 23 ले ली है। इसका मतलब ये जो औसत 36 हमने 50 संख्याओं का निकाला, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें एक संख्या हमें 48 लेनी थी और उसको हमने 23 लिखा। 23 लिखने के कारण ये औसत हमारा गलत है। अब यही औसत सही हमें करना है। तो आइए देखिए कैसे औसत सही करते हैं। यदि 50 संख्याओं का औसत हमने 36 ज्ञात किया तो हमने योग कितना इनका किया? यहां पे 5 6 30, 5 3 15 3 18। इसका मतलब 36 के औसत से 50 संख्याओं का योग हमने 1800 किया। इस योग में गड़बड़ी है, क्योंकि यहां पर योग में एक संख्या 48 थी, उसको हमने 23 रख दिया है। तो हमें यहां पर योग को सही करना पड़ेगा। जब योग सही कर देंगे तो औसत सही हो जाएगा। यहां पर बड़ी संख्या थी, हमने छोटी संख्या ले लिया। कितनी छोटी लिया है अंतर करके पता करेंगे। 8 में से 3 घटाएंगे 5, 4 में से 2 घटाएंगे 2। इसका मतलब 48 की जगह हमने 23 लिखा तो 25 छोटी संख्या हमने ले लिया है। तो ये योग 25 कम है, तो यहां 25 इसे बढ़ा देंगे। 1800 में 25 जोड़ेंगे, 1825 सही योग हो जाएगा। अब संख्याओं की संख्या 50 है, इससे भाग कर देंगे तो सही औसत मालूम हो जाएगा। तो आइए भाग करते हैं। यहां 0 कटा के एक अंक पर दशमलव लगाएंगे। 5 3 15, यहां 3 बचा 32, 5 6 30, 2 बचा 5 5 25। तो सही औसत होगा 36.5। जो पहले औसत दिया था 36, ये गलत है। सही औसत होगा 36.5। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप लगा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब का क्वेश्चन नंबर जो 43 है, इसमें दिया गया है 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। यदि 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है तो उनकी ऊंचाई का योग हम पता कर सकते हैं। 14 5 70, 14 दूना 28, 7 35। उनकी ऊंचाई का योग 35 मीटर होगा। आगे प्रश्न में बढ़ते हैं। 5 लड़कों के कैंप छोड़ जाने के बाद 5 लड़के थे, वो कैंप छोड़कर चले गए तो औसत ऊंचाई 0.15 मीटर बढ़ जाती है। तो यहां ध्यान रखना है, जब 5 लड़के कैंप छोड़कर चले जाएंगे तो बचेंगे कितने? 20 लड़के।
औसत ऊंचाई 0.15 बढ़ गई, तो 1.4 में यहां पर 0.15 जोड़ लेंगे, 5 यहां 5, इसका मतलब अब औसत ऊंचाई 1.55 मीटर हो गई। तो इन 20 लड़कों की ऊंचाई का योग बता सकते हैं। यहां गुणा कर लेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, और यहां 2 इकाई 2 और 1 3, यहां एक जीरो और लगाएंगे, 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे। इस प्रकार से 20 लड़कों की ऊंचाई जो है वो 31 मीटर हो गई। जो 5 लड़के कैंप छोड़कर गए थे उनकी औसत ऊंचाई पूछी गई है। तो जो लड़के कैंप छोड़कर गए हैं उनकी ऊंचाई पहले पता करते हैं। 35 में से 31 घटा लेंगे, 4 होगी, और 4 में हम 5 से भाग कर देंगे, तो ये जो कैंप छोड़कर गए हैं इनकी औसत ऊंचाई मालूम हो जाएगी। यहां भाग करेंगे 0.8 मीटर। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। यह पूर्व में जो हमने क्वेश्चन बताया है उसी पर आधारित है। आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 भी हम बता दिए, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए एक बार इसको पुनः देख लेते हैं। एक थैले में कुल 10 गेंदें हैं। ध्यान समझेंगे, एक थैले में कुल गेंदें कितनी है? 10, जिसमें लाल और सफेद गेंदें हैं। लाल जो गेंदें हैं इनका औसत मूल्य प्रश्न में दिया गया है। लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपए प्रति गेंद, और सफेद गेंदों का औसत मूल्य ये दिया गया है 30 रुपए प्रति गेंद, और सभी गेंदों का औसत मूल्य हमें दिया गया है 28 रुपए प्रति गेंद। ये सभी गेंदों का औसत मूल्य है। तो लाल गेंदों की संख्या पूछी गई है, तो लाल का औसत दिया है, सफेद का औसत दिया है, और 10 गेंदें हैं, सबका औसत दिया है। तो यहां पे हम सबका औसत रखकर लाल और सफेद गेंदों का अनुपात मिश्रण के नियम से पता कर लेंगे। 30 में से 28 घटाएंगे 2, यहां 28 25 घटाएंगे 3। इस प्रकार से लाल और सफेद गेंदों में 2 संबंध 3 का अनुपात होगा। यहां अनुपाती योग करेंगे 5 हो जाएगा। अब हम लाल गेंदों की संख्या बता सकते हैं। तो लाल गेंदों की संख्या क्या होगी? ध्यान समझेंगे। कुल संख्या 10 है, 10 का यहां पर 2/5 वैल्यू रखेंगे। 5 दूना 10, 2 दूना 4 गेंदें। तो लाल गेंदें जो होंगी 4 होंगी। जब 10 गेंदों में 4 लाल गेंदें हैं तो सफेद गेंदें 6 होंगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। अगली क्लास में इसके बाद के प्रश्न में डिस्कस करेंगे।